मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 7 करेंगे, जहां हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के ऐसे ऑलरेडी मेनली कहो तो 4 टाइप ही होते हैं: कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम लोग थोड़ा और डिटेल में चल के प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पढ़ेंगे। तो आपके सामने है केमिकल रिएक्शंस के टाइप: कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो वन बाय वन हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है आप लोग को कि यहाँ पर क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? कॉम्बिनेशन। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू सबस्टांसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल और डबल प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप क्या देखिएगा कि 2 कंपाउंड या एलिमेंट कंबाइन होकर के क्या बन जाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। और कुछ बुक्स में रहता है डबल प्रोडक्ट। तो मैं दोनों की चर्चा कर दे रहा हूँ फिर से। मेन चीज़ याद रखना है कि इसमें कॉम्बिनेशन होगा। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच two substances combine to form a single और डबल प्रोडक्ट। या तो सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा या डबल बनाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखिएगा सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन होगा किसका किसका, जैसे आपका एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिल सकता है और क्या बनेगा, कंपाउंड। कंपाउंड प्लस कंपाउंड मिलके क्या बन सकता है, कंपाउंड। एलिमेंट प्लस कंपाउंड मिलके क्या बन सकता है, कंपाउंड। बनना हर हाल में कंपाउंड ही है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया 2 कंबाइन होकर के सिंगल बनना या डबल बनना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंगल बनता है। तो चलिए तीनों तरह का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला एलिमेंट से कंपाउंड, जैसे C+O2 CO2। यहाँ पर आपने देखा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन किया और क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखते हैं कंपाउंड और कंपाउंड का, कि आपके पास है CaO प्लस CO2, क्या बन जाएगा, CaCO3। यहाँ पर CaO एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड है, और जो बना CaCO3 वो भी एक कंपाउंड है। तो सेकंड का एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल एलिमेंट प्लस कंपाउंड का, कि SO2 प्लस O2 क्या बन जाता है, SO3। यहाँ आप देख लीजिए कि एक क्या है, कंपाउंड है, और एक क्या है, एलिमेंट है, क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही याद रखना है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन करके जनरली सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, या कभी कभी डबल प्रोडक्ट भी बनाते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन को हम लोग डी कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। डी कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन का उल्टा। तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे आपने कॉम्बिनेशन में देखा कि 2 एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, उसी का जस्ट उल्टा होगा डी कॉम्बिनेशन में या डीकम्पोजिशन में। एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करके 2 कंपाउंड्स में बढ़ जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखिएगा आपके सामने, मैं सब तरह का रख रहा हूँ। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल देख के चलते हैं CaCO3 का। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं मार्बल, इसी को कहते हैं हम लोग लाइमस्टोन। ठीक है, ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, यहाँ पे हीट के लिए सिंबल यूज करते हैं ट्रायंगल। मैं पीछे आपको बता चुका हूँ प्लस कि हीट के लिए हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट के रूप में यहाँ हीट काम कर रहा है। तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यही कैल्शियम ऑक्साइड है, लाइम मीन्स, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कंपाउंड ब्रेक करके 2 कंपाउंड में बढ़ गया। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। H2O में क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, H2 प्लस O2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक हो गया हीट के चलते, एक हुआ इलेक्ट्रिसिटी के चलते। अब सनलाइट के चलते भी देखते हैं। क्या चीज़ के चलते देखते हैं, सनलाइट के चलते। जैसे AgBr पर अगर सनलाइट मिलता है, सनलाइट का सिंबल आप H नहीं लिख सकते।
तो Ag अलग हो जाता है और Br अलग हो जाता है। आप देखिए तीनों केसेस में क्या एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करके दो कंपाउंड में या दो एलिमेंट में चेंज हो गया। तो इसमें क्या होगा कि एक कंपाउंड या तो दो कंपाउंड में चेंज करेगा, या एक कंपाउंड दो एलिमेंट में चेंज करेगा, या एक कंपाउंड और एक एलिमेंट में चेंज करेगा। तो आपके सामने लेकिन अब ये डिकम्पोजिशन तीन तरह का आपके सामने आया। एक हुआ हीट के प्रेजेंस में, क्योंकि डिकम्पोजिशन होना है, टूटना है कंपाउंड को, तो कंपाउंड को टूटने के लिए कुछ ना कुछ कैटलिस्ट जरूर चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जरूर चाहिए। तो अगर आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए फैक्टर हीट है तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। दूसरा चीज मैं बात करूं, अगर इलेक्ट्रिसिटी के चलते यही होता है तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपके पास है ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट के चलते हो रहा है, इसे इसको फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए चलिए लिखते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपको आगे चैप्टर में भी काम आएगा, एसिड बेस में भी काम आएगा, मेटल में भी काम आएगा कि एलिमेंट्स को क्या कर दिया गया, उसके रिएक्टिविटी के आधार पर एक टेबल में अरेंज कर दिया गया। ज़्यादा रिएक्टिव को ऊपर, कम रिएक्टिव को नीचे, इस तरह से। जैसे केदार, इसका ट्रिक मैंने बनाया था, देखा था, उसके अनुसार केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके सड़ा पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। एक चलिए यहाँ PVS आपको याद रख सकते हैं कैसे, एक ट्रिक है यहाँ पे। केदारनाथ का माली, केदार, आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़ा पकाता है, क्यूट हरी आएगा, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा, और पीटेगा। आप देखिएगा, यही है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़ा पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया और ये सबसे कम रिएक्टिव हो गया। तो सबसे महंगा चीज़ क्या है इसमें? प्लैटिनम है, क्योंकि सब लिस्ट रिएक्टिव है। जितना कम रिएक्शन करेगा उतना महंगा होगा, उतना कम प्रेजेंस है हमारे पास, साथ ही साथ जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता, तो यूज़फुल ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या हो गया यहाँ पर? पोटेशियम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि अगर कोई एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट है ए और एक कंपाउंड है BC, ये रिएक्शन करता है। रिएक्शन के दरमियान B से अगर ज़्यादा रिएक्टिव रहता है A, अगर B से कम रिएक्टिव है तो लिखा जाएगा सीधे नो रिएक्शन। नो रिएक्शन कब? जब B ज़्यादा रिएक्टिव है, B खुद ज़्यादा, ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको इसमें जुड़ने नहीं देगा ना, तो B इज मोर रिएक्टिव अगर रहेगा तब का ये केस होगा।
लेकिन अगर ऐसा हो A प्लस बी सी, अगर B से ज़्यादा रिएक्टिव है A, तो क्या करेगा A, क्या करेगा B को डिस्प्लेस कर देगा, A यहाँ आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा AC, और B को कर देगा अलग। और ये होगा किसके बेसिस पे, इसी के बेसिस पे। इसी से आपको पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है CuSO4 प्लस Fe, जो दिखा रहा हूँ CuSO4 प्लस Zn, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, उसी के यहाँ पर FeSO4 प्लस Cu, तीनों देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि ये ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा तो कम को डिस्प्लेस करेगा। तो फेरम यानी आयरन और कॉपर में देखो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसमें देखिएगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, फेरम और फेरम यहाँ पे हो गया, और कॉपर, फेरम और कॉपर, फेरम और कॉपर में, तो कॉपर कहाँ, यहाँ, तो ज़्यादा रिएक्टिव फेरम है, कॉपर तो बाद में आ रहा है। तो फेरम ज़्यादा रिएक्टिव है तो फेरम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ Fe आ जाएगा, बन जाएगा FeSO4, और ये आपका Cu अलग हो जाएगा। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि Fe ज़्यादा रिएक्टिव था तो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। वही चीज़ इसमें होगा। जिंक, जिंक देखेंगे ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, क्या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, सही में, तो क्या करेगा Zn यहाँ आ जाएगा, तो Zn यहाँ पे और Cu अलग हो जाएगा। चलिए इसमें आते हैं, Fe और Cu देखते हैं। Fe और Cu में कौन रिएक्टिव ज़्यादा है, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि खुद ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ लिखते हैं सीधे नो रिएक्शन। ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चौथा देखते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि डबल टाइम्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच बोथ द कंपाउंड्स चेंज देयर रिस्पेक्टिव आयंस, दोनों कंपाउंड अपने आयंस को चेंज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, AgNO3 प्लस NaCl क्या बन जाएगा, NaNO3 प्लस AgCl। गौर कीजिए, मैंने कहा AgNO3 Ag प्लस चार्ज का है और NO3 माइनस चार्ज का है, Na प्लस चार्ज का है, Cl माइनस का। तो दोनों क्या करता है, अपना पार्टनर चेंज कर लेता है, यानी इसका प्लस वाला उसके माइनस वाला को ले लेता है, यानी इसका प्लस वाला Ag और इसका माइनस वाला Cl मिलके क्या बन गया, AgCl, और इसका प्लस वाला Na और इसका प्लस वाला माइनस वाला NO3 मिलके NaNO3। तो यानी दोनों कंपाउंड्स ने अपने आयंस को चेंज कर लिया, अपने अपोजिट आयन को चेंज कर लिया। प्लस वाले ने दूसरे माइनस वाले को ले लिया, प्लस वाले ने दूसरे माइनस वाले को ले लिया। तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ कंपाउंड्स चेंज देयर रिस्पेक्टिव आयंस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और एक एग्जांपल देखना है, और देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 ध्यान दीजिए, यहाँ पर बेरियम क्या हो गया, पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन निगेटिव आयन है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, सल्फेट क्या है, निगेटिव आयन। तो दोनों क्या करेगा, ये इसका प्लस वाला इसके माइनस वाला के साथ चल जाएगा, Ba और SO4 मिलकर बन जाएगा BaSO4, और इसका हाइड्रोजन इसके क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप कह सकते हैं, दोनों यही चीज़ है। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट क्या होता है, आप दो कंपाउंड को मिक्स करें, दो कंपाउंड का रिएक्शन कराएं और उसके दरमियान रिजल्ट में क्या हो, एक इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्म करें, और इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्म करके टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाए, जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे हो उस पर बैठ जाए। जैसे मैंने टेस्ट ट्यूब में दो कंपाउंड लिया और दोनों के रिएक्शन के बाद एक क्या हो, इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्म करके नीचे बॉटम में जाके बैठ जाए, सिंक कर जाए नीचे, तो उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। जो नीचे बैठता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस टाइप के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, AgNO3 प्लस NaCl
अभी आप डबल डिस्प्लेसमेंट जो देखे वही है, Ag और Cl मिलके क्या बन गया, AgCl बन गया, अब प्लस NaNO3 बन गया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, अभी आप जो पढ़े थे वही। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा नीचे। जब आप सिल्वर नाइट्रेट और कॉमन साल्ट से रिएक्शन कराइएगा तो सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा इनसॉल्युबल साल्ट के फॉर्म में। यही है आपका प्रेसिपिटेट PPT, है ना, प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ गया, इसको कहेंगे प्रेसिपिटेट। और इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देख लीजिए एक और, BaCl2 प्लस H2SO4 तो हो जाएगा क्या, BaSO4 प्लस H। वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है, आप खुद देख सकते हो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है सब। सिर्फ क्या हो रहा है ना कि इसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करके बैठ रहा है, जैसे यहाँ BaSO4 प्रेसिपिटेट बन के बैठ गया। यहाँ देखिएगा रिएक्शन वही है, डबल डिस्प्लेसमेंट Ba और SO4 मिलके BaSO4 बन गया और H2 और Cl2 मिलके HCl बन गया। तो मेरा कहना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है, इसलिए कहा जाता है कि मेन रूप से रिएक्शन 4 ही होता है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम लोग ये समझने के लिए सिर्फ आगे देख ले रहे हैं कि चलो भाई इसको एक और नाम से जानते हैं कि ये भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक नाम से ही पता है, जिसमें हीट क्या होगा, रिलीज होगा। हीट क्या होगा, रिलीज होगा। जैसे आप रिएक्शन देखिए C+O2 क्या होगा, CO2। दुनिया का कोई भी चीज़ अगर उसमें कार्बन है, आप उसको बर्न करते हैं यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म पर करेगा, प्लस हीट रिलीज होगा। तो जिस भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल देखना है, और देख लीजिए CH4 प्लस O2 CO2 H2O प्लस हीट, बैलेंस किया तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ भी क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका क्या है, CH4 मीथेन गैस है। आप घर में आप क्या जलाते हैं, LPG जलाते हैं, उसमें मीथेन गैस है। मीथेन बहुत ही अच्छा गैस होता है, इसको हम लोग मार्श गैस भी करते हैं क्योंकि जनरली मार्शी एरियाज में पाया जाता है, यानी दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये मीथेन को जब आप जलाते हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और हीट निकलता है। नेक्स्ट है इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है जिस रिएक्शन में क्या हो, हीट का यूज हो, हीट का यूज हो, हीट यूज होगा, एब्जॉर्ब होगा, उसको कहेंगे इंडोथर्मिक। जैसे एग्जांपल देखिएगा N2 प्लस O2 हीट देना पड़ता है कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस, तब जाके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है। अब इसको बैलेंस किया जाता है, इधर 2 है तो इधर भी 2। यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए हवा में, एयर में क्या है, हमारे आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो आखिर आपस में मिलता है क्यों नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्यों नहीं बना लेता। तो रीजन है कि जब तक उसको 3000 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा। 3000 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। तो ये हीट का यूज हुआ, इसलिए इसको कहते हैं इंडोथर्मिक। और एग्जाम्पल देखना है तो और एग्जाम्पल देख लीजिए C+H2O। अब इसको अगर हीट मिलता है, हीट यूज होता है तो CO2 प्लस H2 बनता है। तो यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में कार्बन को जब वाटर मिलता है, कार्बन और वाटर ऐसे जुड़ नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। लेकिन जब उसको गर्म करते हैं गर्म करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे हीट का यूज हुआ, इसलिए कहलाएगा क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।